नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 125 क्वेश्चंस पर। इनकी डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत की जाएगी और आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई आप लोगों से फीस नहीं मांगता यूट्यूब पर, और आप लोग कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक वीडियो बना दें। और आप ये विश्वास मानिए कि आप उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि मॉडल्स दे रखे हैं और उसके बाद विचारक दे रखे हैं। तो पेट्रियाशियन और प्लेबियन मॉडल दे रखा है, नगर कंसेप्ट दे रखा है। ये है कि किसने दिया है, तो ये कंसेप्ट दिया था बेसिकली मैक्स वेबर ने। जब मैक्स वेबर थिंकर पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। दूसरा यह है कि जनरेटिव और पैरासाइटिक नगर की बात किसने करी है, तो जनरेटिव पैरासाइटिक नगर की बात करी B.F. होजलिट्स ने। और उसके बाद अगले प्रश्न में कहा गया है आर्थोजेनिक नगर और हेट्रोजेनिक नगर की बात किसने की है, तो ये मिल्टन सिंगर ने की है। और पूर्व औद्योगिक नगर और औद्योगिक नगर की बात करी जोबर्ग ने। तो इस तरह से ये विकल्प डी सही हो जाता है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक दिए हुए भूभाग के अंतर्गत शारीरिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का दावा करती है। शारीरिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का जो दावा है वो जनजातियां करती हैं, और जनजातियों के लिए कानून है पेशा 1996 का। उसके तहत ये जो है कंसेप्ट काम करता है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से आया था 1992 में, लेकिन जनजातियों के लिए बाद में और कानून जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मैक्स वेबर की वैधता के औचित्य पूर्णता यानी लिजिटमेसी शब्द का प्रयोग का प्रभेद मतलब अंतर करने की उसकी विफलता के लिए तीखी आलोचना किसने की है। मतलब एक तरीके से जो वैधता है, मतलब जो लीगैलिटी है और लेजिटिमेसी है, उसके बीच में वो भेद नहीं कर पाए थे, तो इसकी आलोचना किसने की है, हैबरमास ने की है। आप हमेशा याद रखें। और हैबरमास ने लेजिटिमेसी क्राइसिस वैधता का संकट का कंसेप्ट दिया था। ये आप नोट करते रहिए, एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं दे रहा हूँ। अगला चौथा प्रश्न, एक जनजातीय प्रमुख उपयोग करता है। ऑप्शन ये है कि भाई ये देखो सीधा सा प्रश्न का जवाब है करिश्माई पावर नहीं यूज करते हैं, ये जैसे गांधी टाइप लोग करते हैं। जादुई भी नहीं करते हैं, ये लोग परंपरागत प्रभुत्व को यूज करते हैं। परंपरागत ट्रेडिशनल जो इनका एक तरीके से प्रभु कल्चर है उसको ये लोग यूज करते हैं, जैसे कबीले का सरदार होना। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जनजाति आत्मसातकरण, ये शब्द मिलते ही मेरा आप नोट्स जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा। जनजाति आत्मसातकरण की बात किसने करी, सूर्य सिन्हा ने करी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्रों। ओस्वाल्ड स्पेंगलर की पुस्तक का नाम मेरे नोट्स में पीछे है, ने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान पतन की विवेचना की है। उनमें से कौन नहीं शामिल है इनमें से, तो मिस्र की है, रोम की है, पुरातन चीनी की है, मेसोपोटामिया की नहीं है। यही सही जवाब होगा। लेक्चर देखिए आपको मिल जाएगा। डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट इनकी बुक भी है। अगला, विवाह एवं परिवार के मामलों से संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार विवाह न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट अधिनियम कब आया था। ये अधिनियम आया था 1984 में। 1984 में एकदम रट लेना है आपको। आठवें प्रश्न में कहा गया है समाज के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक का एल्विन टॉफलर ने विवेचन किया है। इनकी पुस्तक का नाम है द थर्ड वेव, ये बुक है इनकी थर्ड वेव, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें इन्होंने जो व्याख्या करी है वो उत्तर औद्योगिक नगर के बारे में बात करी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करी है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। मेरे ग्रुप पर जो भी लोग हैं वो ठीक तरीके से सीरियस नहीं हैं। अगर वो सीरियस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ग्रुप पर बने रहने का, नेट की तैयारी करने का, पीजीटी की तैयारी करने का। इतने हाई कट ऑफ जाते हैं कि आप लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना आप लोगों को कुछ हवा लगने वाली है। यदि आप सीरियस तैयारी करिए तब तो कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगला, स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को
समाज के 2 प्रकारों में समझा है। कौन से प्रकार हैं 2? एकदम इजी है, सैन्य और औद्योगिक। लेक्चर देखिए और आंसर प्राप्त कीजिए पीछे से। 10वां प्रश्न, यह विचार कि सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जाल, क्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, किसने कहा है? ये कहा है SF नैडल ने। सामाजिक संरचना जैसे आए और भूमिका शब्द आए, आप तुरंत SF नैडल लगा दीजिए। आपको कंसेप्ट आए या ना आए, रटा हो ना रटा हो, कीवर्ड्स बता रहा हूँ उनको याद रखिए। अब अगला प्रश्न 11 नंबर, द्विगुणन समय की अवधारणा किसने करी? द्विगुणन समय की अवधारणा दी है, जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि है क्या, ये बेसिकली ज्यामिति है। ये हिंदी में ऐसे शब्द देते हैं जो आदमी को ना समझ में आए, ज्यामिति क्रम, यानी जनसंख्या कैसे बढ़ती है, हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट पर ऐसे ऐसे। और जो है मतलब भौतिक संसाधन कैसे बढ़ते हैं, अंकगणितीय क्रम में 1 2 3 4 5 करके। अगला प्रश्न, 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का कम है, और आज भी 2021 की 11 ये जनगणना के अनुसार भी है। 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, सबसे ज़्यादा। अगला, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के निवारण से है। 1955 में कानून बनाया गया था, 1976 में इसे सामाजिक नियोग्यता कानून कर दिया गया। आप लोग ये सब नोट करते चलिए मेरे लेक्चर को। अगला 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत मानता है कि यह नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा नहीं होता जो साथ ही सामाजिक ना हो। बहुत अच्छा कोटेशन है, ये कहा है मॉन्टेस्क्यू ने, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जिनको कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू या कभी कभी इनको मॉन्टेग्यू भी लिखा रहता है, वो ये उन्होंने कहा है। कोटेशंस को आपको ये रटना होता है। अगला 15 नंबर, ट्राइबल्स आइलैंडर्स, इसकी बात किसने करी? एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोवस्की। अगली पुस्तक, द पॉलिटिक्स ऑफ कुलारिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? मैलिनोवस्की। वहाँ दरअसल ये जो कुला है, रिंग है, इसके माध्यम से विनिमय संबंधों को जानते हैं। जैसे कैसे, ये तो जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पर हम लोग किसी की शादी में जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, बदले में हमारे यहाँ शादी होती है, वो लोग गिफ्ट देकर जाते हैं। तो इसी को बताने की कोशिश की गई है कुला रिंग के माध्यम से। अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। अब इनमें देश दे रखे हैं, उनको मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बताना है। तो आप सबसे पहले तो यह याद रखिए कि इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। और उसके बाद आप जब क्रम लगाएंगे तो इसका आप जवाब पाएंगे C नंबर। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में निर्धनता? तो एंजल्स ने कहा है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक है इनकी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। अगला, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? बिल्कुल, अनुष्ठानिक उपासना जब अपनाएगा तो संस्कृतिकरण का कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा। मैंने बताया था संस्कृतिकरण, मेरा लेक्चर देखिए पीछे, आप पूरा जानकारी मिल जाएगी आपको। मार्क्स के अनुसार प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से लक्षण हैं या क्षण हैं? तो ये मेरे अभी इस पर मैंने काम नहीं किया है, थिंकर्स को अभी मार्क्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन जवाब दे देते हैं। इसमें पहला है श्रम जरूरी है, उत्पादन के सामाजिक संबंध जरूरी है, और 5वां सामाजिक चेतना जरूरी है। प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं? ठीक है, ये 3 क्षण जरूरी हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये प्रश्न भी सारे A to Z आपसे हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है अनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? एक विधिक परिभाषित विवाह संबंध नहीं,
एक दूसरे के साथ रक्तादान नहीं, प्रक्रियात्मक सामाजिक संबंधों का नातेदारी नहीं, अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे के माध्यम से संबंधित नातेदारी, ये इंगित करता है। अगला 1991 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में लगाओ। इस प्रश्न का अब कोई मतलब नहीं है, 2011 की जनगणना को देखना चाहिए। और 2021 की जो जनगणना है वो फ्रेंड्स डिजिटल होगी, डिजिटल होगी, ये याद रखना। अभी से अगर प्रश्न आ जाता है जीएस में, क्योंकि जीएस भी आपके उसमें 40 प्रश्न पूछी जाएगी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में ए ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन से देखें तो ए सही है, यानी पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। अगला 24 नंबर पर आते हैं। लेवी रेट का क्या संबंध है? नातेदारी वाला चैप्टर अब मैं परिवार का मैंने बना दिया है, नातेदारी का बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें लेवी रेट का आशय होता है किसी महिला के जो पति है उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके भाई से विवाह करे। इसको सरल भाषा में कहते हैं देवर विवाह। अभी मेरा पूरा लेक्चर मैरिज पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यो है देवर विवाह। 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने बतलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक और तथा अत्यधिक धनवान लोग एक ही वर्ग के हैं? बिल्कुल सही, ये बताया है सी राइट मिल्स ने, सी राइट मिल्स। इनकी पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अगला 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में नगर की जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख योगदान से मतलब है अब डैश 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 किसके कारण? तो मित्रों यह है औद्योगिकरण के कारण। भाई जनसंख्या वृद्धि नगरों में जो बढ़ रही है वहाँ लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं, वहाँ जन्म भी लोग ले रहे हैं। अगला 27 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का है। ये तो एकदम साफ बात गलत है कि सामाजिक स्तरीकरण का वो वही अर्थ है जो विभेदीकरण का। डिफरेंटेशन अलग है और स्ट्रेटिफिकेशन अलग है, यही जो है अंतर है। पहले ही मिल गया, अगला पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला 28 नंबर प्रश्न थोड़ा तेज भी करेंगे, 125 प्रश्न है, लंबा वीडियो वैसे भी हो जाता है। कामगारों की अगले उच्चतर स्तर में स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या को आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता माना गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को बुर्जुआकरण कहा जाता है, बुर्जुआजीकरण, यानी ये मार्क्स से संबंधित है। कामगारों की उच्चतर स्तर में स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या, यानी कि जो मजदूर है सरल भाषा में और मजदूर होता चला जाएगा, अमीर होता चला जाएगा। जैसे आपने अभी देखा कि लॉकडाउन हुआ और गरीब बहुत गरीब हो गए और दुनिया के 5 लोग जय ये सब तमाम लोग और अमीर हो गए। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। भाई ये प्रश्न इंगित कर रहा है मैच द फॉलोइंग को। इसमें मिलान करते हैं कि जनजातियों की कौन सी विशेषताएं मातृसत्तात्मक हैं कि पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। भील संबंधित हैं बहुपत्नी विवाह से, टोडा संबंधित हैं बहुपति विवाह से। टोडा कर्नाटक में पाए जाते हैं, खासी पाए जाते हैं तुम्हारे मेघालय मिजोरम से, और ये खासी संबंधित हैं मातृसत्तात्मक से। नॉर्थ ईस्ट की जितनी जनजातियां हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य प्लस सिक्किम मिला के 8वां राज्य, केरल, यहाँ की जनजातियां जो हैं सब मातृसत्तात्मक हैं, और उरांव ये पितृसत्तात्मक हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करिए। 4 राज्य दे रखे हैं, देखते हैं इनका क्या करना है। इन राज्यों को 1991 जनगणना के अनुसार मिलाना है, जरूरत नहीं प्रश्न की। अगले प्रश्न पर आते हैं। संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त या संस्वीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब देते हुए हमें बताना है यह मत किसका है। तो यह मत है मित्रों मैकाइवर का। संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के संगठित होते हैं, यह किसी मान्यता प्राप्त या संस्वीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्रित होते हैं। पहला प्रश्न सही।
अगला पहला ऑप्शन सही। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा मैच कराना है कि कौन कौन सुमेलित हो रहे हैं। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, लघु परंपरा बृहत परंपरा मिक्की मैरियट, ब्राह्मणीकरण का कंसेप्ट अयप्पन ने दिया, संकीर्णीकरण का कंसेप्ट नहीं दिया इन्होंने। 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों। 33, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। इसका जवाब होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी और 2013-14 में ये ख़त्म हो गई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 34 नंबर प्रश्न में कहा गया है एक दूसरे के साथ अनन्य सहवास के अधिकार शामिल किए गए एकल युग्मों के बीच विवाह को क्या कहा जाता है। दाम्पत्य मूलक परिवार, यानी दंपति पति पत्नी वाले। CPSP का कंसेप्ट किसने दिया है। सिंडेसमैन पुनर्लवन, मार्गन का दिया हुआ है ये कंसेप्ट पूरा। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं मार्गन ये सब बताए हैं। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों के हिसाब से बताओ कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। बढ़िया प्रश्न है। पहला सुमेलित है मुंडा गिटियोरा, गोंड घोटुल, ट्रोबियान आइलैंड, बुकू मातुला से संबंधित। 1, 2 और 4 सी ऑप्शन सही है। 36 नंबर प्रश्न महमूद मर्दानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को क्या मानते हैं। ये मानते हैं विवेक पूर्णता, उच्च प्रजनन प्रतिरूप। अब उच्च प्रजनन प्रतिरूप कैसे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पैदा होंगे उतने ज़्यादा हाथ होंगे, तो उतने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा वो कमा के लाएंगे। तो एक और बात कही जाती है कि गरीब अपने बच्चों को जो है एक एसेट की तरह मानता है, जबकि अमीर के लिए वो जो है बर्डन है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं। अगला 37 नंबर प्रश्न इसमें कहा गया है एक कालिक अखिल भारतीय जनगणना कब आयोजित की गई थी। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शब्द इसमें बड़े टेढ़े हैं। तो सबसे पहले जो आयोजित करी गई थी वो करी गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने व्यवस्थित जनगणना करवाई थी देश के स्तर पर। ये आपको याद रखना है। अगला नीचे दिए गए 2 प्रश्न हैं, एक दूसरे कथन कारण वाले होंगे, देखते हैं चल के। हाँ बिल्कुल वही प्रश्न है। तो ये कहा गया है पारस्परिक तौर पर जाति प्रस्तुति तथा व्यवसाय प्रस्तुति अंतर संबंधित रही है, बिल्कुल सही है। दूसरा श्रम विभाजन से आर्थिक दक्षता बढ़ती है, ऐसे इस प्रश्न का ऑप्शन होना चाहिए। तो दोनों प्रश्न देखो सही हैं, लेकिन व्याख्या क्यों नहीं करता है। व्याख्या इसलिए नहीं करता है क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, जबकि दोनों सही हैं। अगर पहले का संबंध दूसरे से एकदम से रिलेट करता तब व्याख्या हो जाती, इसलिए बी विकल्प सही हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मित्रों, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है पिछले सालों में। इसमें मिलान कराना है तो मिलान करवा दीजिए। श्री नारायण गुरु SNDP और क्या कहते हैं ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। आगे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो पहले का दूसरा मैच कर गया और ये बी का तीसरा, फूले का सत्यशोधक समाज डी का 5वां। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो गया और अंबेडकर को मिला दीजिए बस। अगले प्रश्न पर आते हैं नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं मित्रों, ऑप्शन ले लेते हैं पारस्परिक विश्वास से, बढ़े हुए संचार से, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्क से, मतलब इनडायरेक्ट। भाई नगरों में क्या है व्यक्तिगत संबंध कहाँ होते हैं, प्रोफेशनल संबंध होते हैं, बस उसी को कह रहा है। लेक्चर देखिए जवाब ले जाइए। जब एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आप लोग देखिएगा लेक्चर मेरे, अभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा।
अलगाव का कंसेप्ट किसका है? इमाइल दरखाइन, सॉरी, अलगाव का कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स का। पश्चिमीकरण का कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास का। तार्किकीकरण का कंसेप्ट मैक्स वेबर का। सावयव एकता का कंसेप्ट है इमाइल दरखाइन का। पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला, निम्नलिखित पर विचार करो, दलित आंदोलन के उद्देश्य बताओ। तो ठीक है, तो अब ऑप्शन पहले देखते हैं। कहाँ गया? तो दलित आंदोलन का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य, दलितों ने उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक जागृत चेतना पैदा करी। बिल्कुल, दलितों भाई एसएनडीपी मूवमेंट और हो जाए, चाहे सत्यशोधक समाज हो जाए, चाहे हरिजनों के आंदोलन हो जाए, वो सब कुछ करते हैं। दलितों के लिए विशेषाधिकार की प्राप्ति हुई। बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन नहीं आया इस क्रांति से, बहुत स्तर पर सामाजिक परिवर्तन नहीं आया। 1 और 2 विकल्प सही हो गए। 43 नंबर प्रश्न में कहा गया मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत इस मान्यता कि धनाढ्यता अपने आप में जन्म दर में कमी लाती है, गरीबी दर ऊपर जाती है का खंडन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, तर्कवाद का सिद्धांत है ये। मतलब अब इसको सरल भाषा में समझिए, कौन सा एक सिद्धांत जो इस मान्यता का है कि धनाढ्यता अपने आप में जन्म दर में कमी लाती है और गरीबी इसका खंडन कर देती है। तो मैंने जैसा बताया ना कि आप अगर धनी हैं तो आपका जीवन स्तर आप बेहतर करने की सोचेंगे। आपके 2 बच्चे हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल बेहतर देने की कोशिश करेंगे। गरीब आदमी है, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, न केवल मनोरंजन, बल्कि वो जो है वो मान के चलते हैं कि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे उनके लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। अगला, प्रसवोत्तर अनार्तों की अवधारणा का द्योतक कौन है? अब ये देखो, अब ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो आदमी की समझ में नहीं आता कि किसको हम पढ़ें तो समझ में आए। लेकिन इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि बच्चों के जन्म के बाद स्त्री के रजस्त्राव नहीं होने तक का समय, यानी कि जन्म के समय जो पीरियड्स उसके बाद तक नहीं होने के समय को प्रसवोत्तर अनार्तों की अवधारणा का द्योतक है। मतलब इसको से समझा जाता है। 45 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि आप जनसंख्या का ध्यान रखें, जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल कर लेगी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब ये एक फिलॉसफिकल बात है जो काहिरा मिस्र में है। ये मिस्र में काहिरा कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जैसे आप जनसंख्या का ध्यान रखेंगे, यानी जनसंख्या जब पढ़ी लिखी होगी तो खुद ही वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, लेकिन जब लोग फ्रस्ट्रेट होंगे तो वो सेक्स को एक तरीके का मनोरंजन का साधन भी मानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, ग्रामीण और नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है या बनती है? क्या बनता है भैया? ऑप्शन ले लेते हैं। द्विभाजन बनता है, सातत्यता बनती है, द्वंद्वात्मक व्यवस्था बनती है, नगरीय विभाजन बनता है। ये द्विभाजन बनता है। ग्रामीण नगरीय बस्तियों में अंतर्भेद हो जाता है, वो एक अलग एक अलग। 47 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, लेक्चर देखिए जब आप आइए। एल्टन मेयो ने क्या कहा था? मानव संबंधों की बात करी थी। ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट यहाँ पूछ लिया। फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करते हैं। लुई वर्थ नगरवाद को जीवन शैली के रूप में मानते हैं, द सिटी इनकी बुक भी है। और रॉबर्ट रेडफील्ड लोक नगरी सातत्य की बात करते हैं। तो पहले का तीसरा, बी का चौथा, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न मैच कराना है शब्द सूचक और जिन्होंने इसका प्रयोग किया। ठीक है, पूरा ऑप्शन भी नहीं दे रखा इधर। ऐसे प्रश्न को करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसका मैं डायरेक्ट जवाब बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। इसका ए सही है और इजी है। अभी मैं लेक्चर जब बनाऊंगा उसके बाद ये प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 49 प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए विश्वास किया गया है कि वह जाति की ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? ऊर्ध्वाधर मतलब अपवर्ड, ऊपर की तरफ।
तो वर्ण व्यवस्था, अपवर्ड और डाउनवर्ड दो रूपों में इसको बताया जाता है। अगला, जब एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो उठने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं? आमूल मतलब एकदम से, तो उसको कहते हैं रूपांतरकारी आंदोलन, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव लाने की स्थिति। 51 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जनजाति क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसने कब प्रकाशित हुई थी आपको बताना है कमेंट करके हमें, इजी प्रश्न है। इसमें एक सामान्य नाम वाले परिवारों का समूह को रखा गया, उत्पादन के प्राचीन साधनों का उपयोग करने वाले नहीं रखा गया, बल्कि एक सामान्य बोली बोलने वालों को रखा गया, मतलब कल्चरल आधार पर देखा गया था। और उसके बाद सामान्य बहिर्विवाह करने वालों को नहीं रखा गया, एक सामान्य क्षेत्र में निवास करने वालों को रखा गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो गया। अगला 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि किसने संकेंद्रीय अंचल परिकल्पना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसने दिया, इतना ही बड़ा प्रश्न, कि इस कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता और प्रतीकीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर आलोचना करी है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको किया है एडवर्ड उल्मन ने। ये अभी मेरे लेक्चर में नहीं आया है ये प्रश्न, लेकिन आगे आएगा। माल्थस के अनुसार, पॉपुलेशन पर वीडियो बना देंगे। माल्थस के अनुसार ये कहते हैं कि जनसंख्या अधिक के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैसा? तो निरोधक रोकथाम, मतलब जब अकाल होता है तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या मर जाती है। इनका पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसेप्ट है, और इन्होंने बात करी थी जनसंख्या बढ़ती ज्यामितीय क्रम में, यानी 2 ऐसे करके, और जो संसाधन है वो 1 2 3 क्रम में बढ़ते हैं, अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं। आप इतना याद रखिए कि बस सवाल हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक के कार्य दूसरे श्रमिकों के कार्यों के साथ एकीकृत एवं समाकलित हो जाते हैं, तो ये कंसेप्ट किसने दिया है? टेलर प्रणाली के अंतर्गत। अब ये कैसे? देखो, टेलर एक वैज्ञानिक प्रबंधन का कंसेप्ट लेकर आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो ये तब की बात है जब औद्योगिकरण तेजी के साथ हुआ। तो उनका ऐसा मानना था कि यदि लोगों को आधुनिक हथियार दिए जाएं, मतलब जैसे फावड़ा, लाइट फैसिलिटेट किया जाए, तो ज़्यादा कार्य करेंगे, उनकी श्रम क्षमता बढ़ जाएगी, और दोपहर में उनको थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दी जाए, जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था। तो इसलिए इसको टेलर प्रणाली कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न का जवाब देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, पार्सन के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को सर्वार्थवादी उपलब्धि प्रमाण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया गया है। तो आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को सर्वार्थवादी उपलब्धि प्रमाण मानकों के आधार पर, तो इसको भाई देखा गया है आर्थिक भूमिका के निर्धारण के रूप में। भाई आज क्या है, आधुनिक औद्योगिक समाज में किसी की भूमिका या किसी की परिस्थिति को उसकी आर्थिक हैसियत के आधार पर देखा जाता है। बस यही बताने की कोशिश की है। अगला, समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 56 नंबर प्रश्न। तो इसका जवाब डायरेक्ट दे रहे हैं, आप लोग पीछे से मिला लीजिएगा। 3 4 5। 57 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों। 57 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? तो सामाजिक संबंधों की न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है पारस्परिक जागरूकता। नीरसता से सामाजिक संबंध कहाँ चलेंगे? ये सबसे पहली आवश्यकता है कि आप में परस्पर जागरूकता हो। 58 नंबर में कहा गया है, किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की? ह्यूमन इंटरेक्शन के लोकल और एक तरीके से एक समय विशेष में उसको देखने की कोशिश करी है इरविंग गॉफमैन ने। इरविंग गॉफमैन जो ड्रामेटर्जी और एक स्टिग्मा एजाइलम इत्यादि के बुक लिखते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। फ्रंट और बैक का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है, सब एकदम याद रखिए। अगला,
एरिक एरिक्सन द्वारा विकसित किए गए समाजीकरण के प्रारंभिक चरणों का सही क्रम बताओ। अच्छा प्रश्न है, आईएएस में एक बार आया है पिछले सालों में। तो ये इसमें मैं डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत शब्द इसमें दिए गए हैं। पहल बनाम दोष, अध्यावसाय बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम संदेह, विश्वास बनाम अविश्वास, ये कंसेप्ट देते हैं एरिक एरिक्सन। आपको याद रख लेना है सीधा सा। आप कहेंगे तो इसके बाद में मैं व्याख्या कर दूंगा, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रट लिया करिए। अगला, पर संस्कृति ग्रहण। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैं बता भी सकता हूँ, बस टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। 60 नंबर में पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? पर संस्कृति ग्रहण यानी दूसरे की संस्कृतियों को अपनाना, तो बढ़ने के साथ साथ अपने समाज के मूल्यों मानकों का अभ्यंतरीकरण नहीं, किसी सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति के केंद्र में अन्य समाजों में प्रसार नहीं, समाज के भी सांस्कृतिक तत्वों की अदला बदली नहीं, अन्य संस्कृतियों से संस्कृति के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन, मतलब अन्य कोई संस्कृति है और उसके किसी तत्व से हमारी संस्कृति का पहचान बना रहे, ये जरूरी है। 61 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा गया भाई? इसमें कहा गया है कि बच्चों के पालन पोषण में निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति वयस्क जीवन में सत्तावादी व्यक्तित्व का उदय करती है? तो सत्तावादी व्यक्तित्व का उदय करने वाली जो कल्चर है वो परामर्श के आधार पर प्रभुत्व नहीं है, स्थिति के स्थान पर प्रतिष्ठा नहीं है, आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन है। बिल्कुल, बच्चों के देखो प्रश्न दोबारा सुनिए, बच्चों के पालन पोषण में कौन सी पद्धति वयस्क जीवन में सत्ताधारी व्यक्तित्व का उदय करती है? तो उनको प्रोत्साहित जितना करोगे उतना अच्छी बात है। अगला 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है उनके किस आधार पर? एकदम सीधा प्रश्न है, उनकी संख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों को। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर विचार करो, मर्त्यता में परिवर्तन की संभावित परिणाम प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं। पारस्परिक संरचना नहीं, अंतर्वैयक्तिक बंधन की प्रबलता सही, प्रजननता सही, जन्म दर को भी लेते हैं, 2, 3, 4 सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने विचार किया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जनगणना के आंकड़ों से प्रजनन दर का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त में से कौन से प्रयोग लाए जाते हैं? तो इसमें स्थूल पुनरुत्पादन प्रयोग में लाया जाता है, शिशु स्त्री अनुपात लाया जाता है, और तीसरा सही है उम्र विशिष्ट प्रजनन। 3 चीजें लाई जाती हैं जनगणना के आंकड़ों में प्रजनन दर का अनुमान लगाने के लिए कि किन किन आधारों पर जनगणना की जो है बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। 65 नंबर प्रश्न, कौन सा एक कथन स्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर तथा शिक्षा की परिस्थिति में प्रजननता के बीच में विपरीत वी आकार के संबंध होते हैं? ऑप्शन ले लेते हैं। पहला, निरक्षरता से शासित पर्यावरण में व्यवहारिक रूप से प्रजननता की दर में शिक्षा का अभाव होता है। दूसरा, असीमा उपकल्पना के सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शिक्षा तथा प्रजनन क्षमता के बीच अवलोकित वी आकार के संबंध होते हैं। बस यही सही है। 66 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया दबाव समूह का कंसेप्ट किसने दिया था? कमेंट करके बताइए, बता चुका हूं पहले। इसमें कहा गया है कि वे अपने समूह के हितों को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, वे सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तीसरा, वे अपने समूह के हितों को सुरक्षित रखते हैं या सुरक्षित करते हैं, ये भी सही है। वे सामान्य जन पर प्रभाव डालते हैं, नहीं, सामान्य जन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। 1, 2, 3। 67 नंबर, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुता के कौन कौन से प्रारूपों का प्रयोग किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। इसमें वो तर्कमूलक, तार्किक, करिश्मेटिक और परंपरात्मक, यानी करिश्माई सत्ता, तार्किक सत्ता या
विवेक सम्मत प्रयोग शब्द प्रयोग कर दिया था कभी कभी, और परंपरागत, 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। 68 नंबर, सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? आइडियलिस्टिक, आइडेशनल और सनसेट, 3 प्रकार की संस्कृति ये बताते हैं। तो ये आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषता भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये उसमें उसकी विशेषता क्या है? आध्यात्मवाद और पारलौकिकता, यानी कि स्पिरिचुअल होना और पारलौकिक होना, मतलब इस जन्म से दूसरे जन्म के बारे में सोचने की बात को यहाँ जस्टिफाई किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें भाई बताना है, तो शावकाश यानी विलासी वर्ग का कंसेप्ट बेबलन का है, अभौतिक संस्कृति का कंसेप्ट इनका है, आदर्शवादी संस्कृति कंसेप्ट सोरोकिन का है, किराएजीवी संस्कृति का कंसेप्ट पेरोटो का है। तो 1 2 3 4 सब सही हो गए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 70 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की उच्च जनांकिकी निवेश की संभावना को दर्शाता है? ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन, जनसंख्या की उच्च जनांकिकी निवेश की संभावना को दर्शाता है। पहला, जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना, संकुचित आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है। यह है आंसर इसका, मतलब उच्च जनांकिकी निवेश की संभावना क्या दर्शाती है? तो जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना अधिक हो, संकुचित आधार हो और धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती हो। मतलब ऐसे जनसंख्या होती है ना भाई, ऐसे ऐसे पिरामिड जो बनता है, तो शीर्ष की ओर कम होना दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? जबकि यहाँ स्पेस देखो ज़्यादा बड़ा हुआ है, बस ये। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप चल रहा है 7054161270 पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे लेक्चर इसी कंटिन्यूटी में बनाते रह जाएंगे। आप लोग हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों लेक्चर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।